ज्यादा मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। मृतका गुलामुद्दीन का फोन अभी पुलिस के हाथ फिलहाल नहीं लगा है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। शव मिलने के 6 दिन बाद भी पोस्टमार्टम अनीता का नहीं हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन 2 दर्जन लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है। 24 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी जो गुलामुद्दीन जो मुख्य आरोपी है उसका मोबाइल पुलिस के हाथों नहीं लगा है और खुद गुलामुद्दीन भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन उसकी पत्नी आबिदा जरूर कोर्ट में पेश की गई थी, वह पुलिस की हिरासत में जरूर है। इस केस में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। 24 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। तो अब ये मामला धीरे धीरे आप देखिए कि एक तरफ जहां इसकी गुत्थी अनसुलझी हुई थी, जिसको सुलझाने की कोशिश लगातार पुलिस करी, और इसी चक्कर में ही, इसी के आधार पर ही 2 दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 24 मोबाइल को डिटेन किया हुआ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और हो सकता है कि जो मोबाइल बरामद हुए हैं, जो मोबाइल मिले हैं और जो 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ के बाद गुलामुद्दीन किधर है उसकी कड़ी भी उसका सुराग भी पुलिस को लग पाए और उस तक पहुंच पाए, क्योंकि परिजन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। 6 दिन बीत चुके अनीता के मर्डर को अभी तक पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है और सीबीआई की जांच भी कराने की मांग परिजनों के द्वारा की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया और 24 मोबाइल डिटेन किए गए हैं पुलिस के द्वारा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस मामले में आज जो अनीता का शव मिलने का 6वां दिन है। हाँ। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। अभी तक जो है पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। हालांकि वो सह अभियुक्त जो है आबिदा, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को जो है डिटेन करके पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 25-26 के करीब मोबाइल है, वो जब्त किए गए हैं, जिसकी जो है बारीकी से जांच की जा रही है। जिन जिन लोगों का संपर्क रहा है, चाहे गुलामुद्दीन से या अनीता से, उन तमाम लोगों को जो है पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो पुलिस का यह भी कहना है कि अनीता के परिवार के लोग जो है इस जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनको बार बार जो है समझाइश करने के बाद और नोटिस दिए जाने के बाद भी वो जो है अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। और अनीता के परिवार का ये कहना है कि पुलिस हम पर पोस्टमार्टम करवाने का दबाव बना रही है, और इस मामले में पोस्टमार्टम करवा के हमको क्या करना है, जब 6 टुकड़ों में शव मिल गया तो पोस्टमार्टम की आवश्यकता कहाँ है। वहीं अगर बात करें तो जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें अनीता की हत्या से पूर्व जो है बलात्कार करने की आशंका जताई गई थी। इस मामले में 4 लोगों पर जो है संदेह व्यक्त किया गया था परिवार द्वारा, जिसमें एक तैयब अंसारी है, एक गुलामुद्दीन है, गुलामुद्दीन की पत्नी, और एक सुनीता नामक ब्यूटिशियन है। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें सुनीता, जो कि इस मामले में एफआईआर में नामजद आरोपी है, सुनीता और अनीता के पति जो मनमोहन है उनका, उसमें कई ऐसी बातें कही गई है जिसमें एक फोटो और वीडियो का जिक्र किया गया है, तैयब अंसारी का जिक्र किया गया है। इसके अलावा कई और नामों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से शव मिलने से पूर्व हत्या करने का अंदेशा जताया गया। और चंद्रशेखर, 2-3 पॉइंट इसमें क्लियर करिएगा कि अभी जो सुनीता की बात हो रही थी या तैयब अंसारी की, वो कहां पर हैं? दूसरी बात ये कि जिनको हिरासत में लिया गया है, ये कब लिए गए हैं और इनसे पूछताछ में क्या कुछ जानकारी जुटा पाई है जो गुलामुद्दीन तक पहुंचा सके पुलिस को? देखिए, बात करें तो सबसे पहला आपका जो सवाल था कि सुनीता और जो तैयब अंसारी है वो पुलिस के द्वारा जो है जो हिरासत में लेकर उनसे लगातार पूछताछ दोनों से की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो गुलामुद्दीन को लेकर जो है क्या जानकारी मिली है, पुलिस के पास गुलामुद्दीन को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि गुलामुद्दीन मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उसको पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है। अगर बात करें तो जो अनीता के परिवार के लोग हैं, उन्होंने ये भी संदेह जताया था कि जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, उसकी भी कहीं ना कहीं हत्या करवा दी गई होगी। उनका ये कहना है कि ये जो मामला है वो लूट का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और ये जो अनीता के परिवार का ये बयान कहीं ना कहीं इस और इशारा करता है कि इस मामले में वास्तव में लूट के अलावा ऐसी कुछ जानकारी अनीता के परिवार के पास है, जिसके कारण उनका ये मानना है कि ये लूट का मामला नहीं है और कोई बहुत बड़ा मामला है। और उनको ऐसा लगता भी है कि जो गुलामुद्दीन है उसकी भी हत्या करवा दी गई है। अगर बात करें शहर में चर्चाओं का जो दौर है, जिस तरह से जोधपुर में एक बहुरी हत्याकांड आपसे अपडेट लेते रहेंगे चंद्रशेखर, लेकिन फिलहाल इतनी जानकारी देने के लिए इस खबर पर बहुत शुक्रिया।
और इस बीच करौली से भी बड़ी खबर आपको बताते चले, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गोविंद गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पिछले 1 साल से यह आरोपी फरार चल रहा था। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में ये फरारी काट रहा था, लेकिन 1 साल से फरार जो आरोपी है वो 25,000 का इनामी था, उसे आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में एक आरोपी की पहले ही इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। करौली से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने गोविंद गुर्जर जो 1 साल से फरारी काट रहा था दुष्कर्म के मामले में 25,000 का इनामी था, आखिरकार पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और अब रुख झुंझुनू की तरफ, जहां सूरजगढ़ के रघुनाथपुरा टोल बूथ पर करीब 1 महीने पहले बदमाशों की ओर से की गई तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 10,000 के इनामी बदमाश समेत 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी आरोपियों के लिए लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। बताते चले कि इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें बदमाशों ने आधा दर्जन गाड़ियों में सवार होकर टोल बूथ पर काफी देर तक हंगामा मचाया था। एक बाइक समेत कई शीशे फोड़े गए हैं। टोल का बैरियर भी तोड़ा गया। फिल्मी अंदाज में गाड़ियां दौड़ाते हुए टोल कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई थी। घटना के बाद से पुलिस ने टीमें आरोपियों की धरपकड़ में लगाई हुई हैं। खबर राजधानी जयपुर से, जहां एक व्यापारी को बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाना भारी पड़ गया है। पोस्टर लगाने के बाद पाकिस्तान और बाहरी देशों से युवकों को धमकी भरे कॉल आने लगे और व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित व्यापारी रजत परनामी ने मामले को लेकर बजाज नगर थाने में केस दर्ज कराया है। और कोटा से आपको डेंगू की खबर बता रहे हैं, क्योंकि डेंगू का जो खतरा है वो गांवों के बजाय शहरों में सबसे ज्यादा फैल रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में अब तक 284 डेंगू पॉजिटिव मरीजों के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि ग्रामीण की अगर बात करें तो यहां पर मात्र अभी 61 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा इस सबको मिलाकर 350 के पार पहुंच चुका है। गांव के बजाय शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। एमबीएस अस्पताल की आपको बात बता रहे हैं, जहां पर ओपीडी कक्ष में डॉक्टर से बातचीत की है हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में बढ़ता जा रहा है और संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की ओपीडी की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां ओपीडी में डॉक्टर कक्ष के बाहर आप देख सकते हैं मरीजों की लंबी लंबी कतारें हैं। इलाज के लिए ये मरीज जो है अपना इंतजार कर रहे हैं। ओपीडी में बैठे सीनियर डॉक्टर से बातचीत करते हुए जानते हैं, सर ओपीडी में ज़्यादा मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ रही है, मौसमी बीमारियों का खतरा किस तरह से देख रहे हैं? मौसमी बीमारियों में अभी जैसे कि डेंगू, स्क्रब टाइफस, मलेरिया, फिर अपने देश में पोस्ट मानसून सीजन में नॉर्मली बढ़ता ही है। और अभी दिवाली की छुट्टियों की वजह से काफ़ी दिनों से 4-5 दिन से मरीज आ नहीं पा रहे थे, पहुंच नहीं पा रहे थे, तो एकदम इकट्ठा जो है बैकलोड भी आया हुआ है। इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। एमबीएस ही नहीं बल्कि तमाम बड़े अस्पतालों में जो है इन दिनों जो है मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों को लेकर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद भी डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा कम नहीं होता जा रहा है। एमबीएस, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेके लोन व रामपुरा सहित तमाम जो बड़े अस्पताल है वहाँ ओपीडी में इजाफा देखने को मिल रहा है और मरीजों और उनके परिजनों की न केवल डॉक्टर कक्ष के बाहर बल्कि पर्ची काउंटर के बाहर भी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इधर जैसलमेर खबर आपको बता